स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। माइक माइक माइक। हाँ जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो मोस्ट अवेटेड सेशन जिसमें आप सभी बच्चे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैम चैप्टर 1 का वन शॉट लेकर के आइए। तो आपकी भारी डिमांड पर आज प्रेजेंट है चैप्टर 1 का वन शॉट। पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पर आए हो और पहली बार आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हो? और जिसने बहुत पहले पढ़ रखा है एक बार पोल दिखा दीजिए मुझे। तो फटाफट से बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने बच्चे पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं? मेरी क्लास में पहली बार आज आए हैं, पोल लगा दीजिए एक बार। पहली बार क्लास है मैडम, हम तो रिवीजन के लिए आए हैं। दो चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए मुझे। एक पोल आएगा आपके सामने, बेटा पोल पे बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ हमारे बच्चे कितने नए हैं और कितने पुराने। हाँ जी, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? फटाफट से यार, मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट है बताने के लिए कि आज जो हम लोग रूपरेखा तैयार करके लाए हैं चैप्टर की, वो इतनी बेहतरीन होगी कि तुम्हें कभी रिवीजन के लिए परेशान होने की नीड ही नहीं पड़ेगी। एक जगह पर तुमको हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो पहली बार किसकी क्लास है जल्दी बताओ मुझे। फर्स्ट क्लास गाइस, पहली क्लास वालों हाथ खड़ा करो यार। मेरी है किसकी? अरे बोलो फटाफट से। नहीं है किसी की, सब रिवीजन के लिए आए हुए हैं। हम तो बहुत बढ़िया यार, तुम लोग बताओ कैसे हो सारे बच्चे? जो बच्चे नए हैं वो बोलिए यस मैम हम नए हैं, जो बच्चे पुराने हैं वो लिख दिए नो मैम हम तो पुराने हैं। आई एम ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, एंड जो न्यू होता है उसे तो भैया हीरा कहा जाना चाहिए। तो भाई हमारे हीरे, हमारे सोने कैसे है सारे हमारे औने पौने बच्चे। राइम नहीं जम रहा था पर जमा दिया। चलो, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं क्लास के पहले। आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और वो ये है बेटा कि मेरी क्लास में आपको पता है नोट्स बना लेना। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, नोट्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जब मैं चैप्टर पढ़ा रही होगी तो बेटा शांति से सुनना समझना। आज दो चीजें करनी है, सुनना समझना नोट्स बनाना, सुनना समझना नोट्स बनाना। यही प्रोसेस रखना, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, क्योंकि रिवीजन मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाने वाली हूं। आपको आज की क्लास में सिर्फ क्या करना है, क्लास को सुनना है अच्छे से। यस, तैयार सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। तो श्रावण सोमवार भी है, तो आज शुभारंभ किया जा रहा है क्लास का। तैयार हमारी आर्मी? डाउट नट आर्मी कैसे है हमारे? हाँ जी, रेडी? ओके, चलो। तो एक छोटे से कोट के साथ में हम आज की क्लास को तैयार बेटा बहुत अच्छे समझते हैं। एक बहुत प्यारी सी कहीं पे मुझे कुछ लाइनें मिल गई थी, चंद लाइनें हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। कुछ चंद लाइनें हैं जो आप लोगों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह आपकी जिंदगी के लिए लाइनें हैं। और वो लाइनें बहुत सिंपल सी है। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनके वही चमकता है। कितनी सटीक, सुंदर और प्यारी भाषा में आपके जिंदगी के संघर्ष को समझाया गया है। जिस बच्चे के दिमाग में एक ही चीज है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो या ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने हाथ पैर हमेशा चालू रखूंगा जब तक मैं संघर्ष कर सकता हूं। अगर आप संघर्ष करने की क्षमता रखते हो तो आप नए नियम लागू कर सकते हैं संसार के लिए। जिसने रातों रात भर भर के बेटा वो संघर्ष किए हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, वही तो सूर्य बनकर चमकता है। मतलब समझ रहे हो कि फिर आप ही आपके जयकारे हैं। ठीक है, ठीक है, चालू कर दे। गुड। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास के साथ में।
2 से 3 चीजों पे हमें फोकस करना है। आज हम क्या क्या चीजों पे पढ़ने वाले हो, वन शॉट है तो वन शॉट रहेगा, रिवीजन करेंगे बहुत ही तवातोड़ तरीके से। 2 से 3 चीजों पे हमें फोकस करना है। द फर्स्ट पार्ट जहां पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना बेटा। इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में तोड़ना, 2 हिस्सों में पढ़ना। इन चैप्टर को जब 2 हिस्सों में पढ़ोगे बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। पहला हिस्सा जहां पर होगा उसमें आपको समझना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और फिर अभिक्रिया के प्रकार। बस 2 भाग में डिवाइड कर दो और आपका चैप्टर बहुत ही मक्खन हो जाने वाला है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। प्रकार हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो, तो शुरुआत करने के पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं अभी की क्लास में। हो सकता है कि संतुलित करना जो है इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊं, तो उसमें आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। चालू करते हैं क्लास को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस अध्याय की छोटी सी चीज जो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, वो है कि रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन जो कि केमिकल्स वाले होते हैं। हमें पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है, ये हमें जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन पूरा चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है। हमें समझना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे पहचान करनी है और किस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। क्या होते हैं, कैसे पहचाने और कैसे लिखें, है ना। ये 3 पूरी की पूरी चीजें है बेटा आपको समझनी है पार्ट 1 में। तैयार? पार्ट 1 आपका पूरा इस पर बेस्ड है, पार्ट 2 आप लोगों का बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा अभिक्रियाओं के ऊपर। तो हम लोग शुरू करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जहां कोई भी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, नया पदार्थ नहीं बनता परिवर्तन के पश्चात। नया पदार्थ नहीं बनता का मतलब है जैसे कि अगर मैंने कागज को काट दिया तो कागज कटने के पहले भी कागज था और कागज कटने के बाद भी कागज है, तो ये कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। पानी बर्फ बन गया तब भी वो पानी है, पानी उबल करके भाप बन गया तब भी वो पानी है, तो पानी पानी ही है चाहे परिवर्तन कैसा भी हो। तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परंतु बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जहां हमेशा कुछ न कुछ नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है। यस, ये आइडेंटिटी है नए पदार्थ, जहां पे कुछ नया मिल जाए समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कुछ भी नया मिल जाए समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे दांत सड़ गए, कुछ केमिकल लोचा हुआ है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है, कुछ केमिकल लोचा हुआ है, तुमने मेडिसिन खाया, कुछ केमिकल लोचा हो, तुमने खाना खाया, खाना पच गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, तो भी कुछ केमिकल लोचा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। बहुत समझेंगे हम इसको, पूरा चैप्टर है बेटा समझने के लिए, पूरा चैप्टर है हमारे पास में समझने के लिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे इत्यादि से। तो एग्जाम्पल के लिए समझते सबसे पहले कि आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग। लोहा बारिश के दिनों में रखा रखा खराब हो जाता है, होता है ना, एकदम रखा रखा उस पर जंग लग जाता है, लोहे के दरवाजे सड़ जाते हैं और वो गल के खराब हो जाता है। तो खराब हो गया, लोहा था क्या फिर वो लोहा रहा? नहीं, लोहे पे जंग लग गई। जंग होती है कमजोर, पर लोहा तो मजबूत होता है, लोहा तो पहलवान होता है, पर जंग कैसी होती? कमजोर होती है। तो भाई वो जंग जो है वो क्या है? नया पदार्थ है। तो लोहे पे जो जंग होता है वो क्या है बेटा? जंग होगा नया पदार्थ। जंग क्या है बच्चों? नया पदार्थ कहलाता है। परंतु जब आप सब्जी काटो, सब्जी काटोगे तो क्या, अगर तुमने भिंडी की सब्जी काटी तो कहीं बैंगन तो नहीं बन जाएगा? नहीं बनता। तो इसे हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये होगा भौतिक परिवर्तन। बर्फ पिघल गई, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को कैसे परिभाषित करोगे? ठीक है, चलो फटाफट से अब बताओ मुझे, भौतिक परिवर्तन को कैसे परिभाषित करोगे? फटाफट फटाफट।
तो भौतिक परिवर्तन को परिभाषित कर सकते हो कि वहां पे जहां पे सिर्फ पदार्थ का अवस्था, आकार, आयतन बदलता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी का खिलौना का बनाना, ठीक है, कागज को फाड़ देना, बर्फ का पिघल जाना, पानी का वाष्प में बदलना, मोम का पिघल जाना इत्यादि, इन्हें हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन विभिन्न अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हमने तो अमिताभ बच्चन को लाया था। ये कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी जो है वो तो सलमान खान में बदल गए, ठीक है। तो जब अमिताभ बच्चन सलमान खान में बदल जाए, समझ जाना कौन सा परिवर्तन हुआ है, कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक, है ना। मतलब पूरा बच्चन ही बदल गया, पूरा अमिताभ बच्चन ही बदल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे हमको सलमान खान मिल गया, अरे भाई साहब। मतलब इसे हम कहेंगे कि ये तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि भोजन का पाचन होना। हम खाते तो दाल चावल रोटी है, लेकिन निकलता कुछ और है ना, बाहर निकलता कुछ और है। तो वहां पर कुछ नया पदार्थ की प्राप्ति हुई, तो भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से दूध से दही बन जाना, है ना। दूध कैसा होता है? बढ़िया बढ़िया सा, जिसे चाय बनती है, लेकिन दही से तुम चाय नहीं बना सकते। दही से तो कढ़ी बनती है, तो कढ़ी बनी, है ना। तो दही जो है वो नया पदार्थ है, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जलाना, कोई भी पदार्थ जब जलता है, कोई भी पदार्थ जब जलता है, तो उसे हम कहते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार से तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे, रखे रखे पूजा पाठ के जो बर्तन होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं पूजा पाठ करने वाले, वो रखे रखे हरे हरे हो जाते हैं। तो जो ग्रीन कलर तांबे पर आता है वो कहां से आया? वो भी एक नया पदार्थ है जिसे हम तांबे की जंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे तांबे की जंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोयला, रबड़, प्लास्टिक, जब कोई भी पदार्थ जलता है ना, जलता है ना। तुम्हारे क्लास के टॉपर के टॉप करने से नहीं जलना है, तुम्हें किसके देखना है? तुम्हें देखना है कि कोयला जल रहा है, प्लास्टिक जल रहा है, सब्जी जल रही है, रोटी जल रही है। तो जब भी कोई चीज जलती है तो वहां पे काला काला नया पदार्थ मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। सब्जी सड़ने लगती है, बदबू मारती है, तो सब्जी सड़ने के बाद तुम खाना बना पाओगे क्या? नहीं भाई, सड़ी हुई सब्जी से खाना कौन बनाता है? नहीं बनाते। तो क्यों? कि सब्जी खराब हो गई, तो खराब सब्जी नया पदार्थ है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। समझ में आया? तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बरोबर? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो बच्चों, क्विकली, जल्दी जल्दी, तेजी से बताइए, यस और नो। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यस, रेडी? तो बस अब हमको समझना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। परिवर्तन समझ में आ गए, तो अब हम लोग अभिक्रिया को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे पहचाने कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग आपसे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे ये जानना जरूरी है। तो मैडम आपने बोल दिया कि नया पदार्थ बनता है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है बच्चा उदाहरण जिसमें आप मैग्नीशियम की रिबन जलाते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है, तब आप सभी लोग देख सकते हो रिबन जल करके सफेद रंग के उजाले से जलती है। मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु होती है, जैसे लोहा, चांदी, सोना होती है ना, वैसे ही मैग्नीशियम एक धातु है। तो जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, समझना, एक शब्द बोलूंगी मैं, जलाया जाता है, मतलब समझ जाइए कि किसके साथ अभिक्रिया हुई है? यहां पर ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया हुई।
किसके साथ अभिक्रिया हुई? O2 के साथ अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया करके सफेद राख बनाता है। यहां पर बच्चा क्या बनती है? सफेद राख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इस सफेद राख को ही हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम क्या कहते हैं? इस सफेद राख को कहते हैं कि भाई ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। तो तुमने क्या देखा? जलने के बाद क्या कुछ नया पदार्थ प्राप्त हुआ है? हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम रिबन का दहन, जिसमें हमें सफेद रंग की राख मिलती है। ये तो एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा। घर में, गांव घरों में आपने एक यौगिक का नाम सुना होगा जिसको हम मार्केट में बोलते हैं नीला थोथा। सब लोगों ने नाम तो सुन रखा होगा। नीला थोथा एक केमिकल होता है जो कि बैटरी के साथ में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। नीला थोथा का पानी लेना है। नीला थोथा एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कॉपर का बना होता है। तो बेसिकली इसे हम लोग अंग्रेजी में, या फिर आप अंग्रेजी में मत बोलिए, इसे विज्ञान की भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो नीले थोथे के अंदर अगर आप सभी लोग जिंक की या लोहे की किसी भी वस्तु को डालोगे तो पता है क्या होगा? तो जैसे ही आपने लोहे की किसी वस्तु को इसके अंदर डाला, इस विलयन में डाला, तो आपका विलयन का रंग बदल जाता है। यहां पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। रंग परिवर्तित होता है। तो रंग परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ प्राप्त हुआ। और यहां पर बच्चा हम नीले थोते में मान लीजिए जिंक की छड़ डाली। हमने क्या डाला? हमने डाला जिंक का मेटल, हमने डाली जिंक धातु। और जैसे जिंक धातु डालते हैं तो यहां पर बच्चा हमें कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम पढ़ेंगे आधे घंटे बाद, ठीक है। और ये नया पदार्थ आपको मैं बताऊंगी आगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या बनता है, ठीक है। तो ये बच्चा आपने क्या देखा? आपने ऑब्जर्व करा कि हमें एक रंग परिवर्तन होने वाला एग्जाम्पल मिला। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो क्या वहां गर्माहट महसूस होती है? बिल्कुल। जब हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कागज जलाते हैं, हर एक चीज जिसको जलाया जाता है, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही कि अंदर ही अंदर तुम जल रहे हो, अरे यार सुप्रिया के नंबर मुझसे ज्यादा कैसे आ गए, है ना, तो वो वाली जेलसी की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कि जब भी आप किसी चीज को जलाते हो, जलाने के बाद हमेशा गर्माहट महसूस होती है। वो गर्माहट क्यों महसूस होती है पता है? क्योंकि अभिक्रिया के पश्चात हमेशा ऊष्मा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से बच्चा, जब आप लोगों ने सब्जियों का सड़ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा, जब सब्जियां सड़ जाती है तो सब्जियां सड़ने पर खुशबू आती है कि बदबू आती है? ऑफ कोर्स बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारी गैस उत्पन्न हुई है ना। जब सब्जियां एकदम बिल्कुल सड़ सी जाती है तब बहुत ज्यादा बदबू आती, स्मेल आती है, क्योंकि वहां कोई ना कोई गैस की प्राप्ति होती है, गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया देखेंगे। हमने लिया है इस फ्लास्क के अंदर जिंक धातु और H2SO4 जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक धातु को डाला जाता है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कोई न कोई गैस भी उत्पन्न होती है। तो हमारे पास में ये है अभिक्रिया की पहचान। तो जब भी अभिक्रिया होगी तो कोई नए गुण वाले पदार्थ मिलेंगे, दूसरा ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा का अवशोषण होगा, तीसरा गैस निकलती है, चौथा अभिक्रिया के पश्चात रंग बदल जाता है। तो जहां पर भी दिख जाए पहचान लेना अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। धीमे धीमे हम सभी एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरणों के माध्यम से दर्शाते हैं। अब मैडम ये क्या नई भाषा बोल दी आपने? अभिक्रिया तक तो ठीक था, अब ये समीकरण क्या चीज होती है? समीकरण बच्चों हम बड़ी
बड़ी भाषाओं को छोटे छोटे संकेतों के रूप में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डाली। समझना सब बच्चे, आप सभी लोग समझना इस शब्द को कि हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया की बात करी और यह अभिक्रिया बहुत सिंपल सी है कि जिंक धातु के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। आप बताइए मुझे, इतना टाइम है आपके पास में लिखने का? नहीं। तो साइंटिस्ट लोग बोले कि हर चीज को विस्तार में ना लिखते हुए हम ढूंढेंगे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण से दर्शाते हैं। जैसे कि मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, तो मैं शॉर्ट में क्या लिखती हूँ? मैं शॉर्ट में लिखती हूँ SM। ये मेरा शॉर्ट नेम है SM। इसी प्रकार से शाहरुख खान अपने आप को लिखता है SRK। सबको पता है शाहरुख खान अपने आप को लिखता है SRK, है ना? तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। ऐसे मुकेश अंबानी अपने आप को लिखता होगा MA। तो ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो उसी प्रकार से समीकरण भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका होता है। तो समीकरण जब भी लिखे जाएंगे तो समीकरण लिखने के तरीके बहुत सिंपल से है। हम लोग इसमें कुछ प्रतीक चिन्हों के प्रयोग करते हैं और हम कुछ कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूलाज यानी कि रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर, सभी लोग ध्यान से सुनना, लिखा है जिंक धातु, तो जिंक धातु को लिखा जाता है Zn से प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं H2SO4। तो यह मैंने अभिक्रिया को लिखा। अब अभिक्रिया हुई को तीर के निशान से दर्शाया। तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया संपन्न हुई और संपन्न होके बना ZnSO4, ये उत्पाद है और निकली हाइड्रोजन गैस। यह होता है संक्षिप्त रूप दर्शाने का। मुझे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा ये लिखूंगी, आप समझ जाओगे। ठीक है। सो जिंक प्लस H2SO4 प्लस अभिक्रिया करते हैं, जिंक बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाली, है ना? जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। तो मुझे इस अभिक्रिया से पता चल गया कि जिंक ने अभिक्रिया करी, हाइड्रोजन गैस निकाला और साथ में निकाला ऊष्मा। अब इस समीकरण के कुछ हिस्से होते हैं जो तीर के बाईं ओर है, इन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है अभिकारक। और इस तरफ जो होते हैं उसे कहा जाता है उत्पाद। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है या क्रियाफल, या इसे हम कहते हैं क्रियाकारक। क्रिया करने वाले क्रियाकारक, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक। ठीक है। उत्पाद हमें जो भी अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हुआ या क्रियाफल क्रिया करने के पश्चात जो प्राप्त हुआ। सिंपल लॉजिक है, सिंपल चीज है, सिंपल भाषा है। ठीक है। तो जिंक धातु के सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया को आपने दर्शाया अभिकारक। हम इस तरफ लिखते हैं अभिकारक। अभिकारक ने अभिक्रिया करी, उसको हम तीर के निशान से दर्शाएंगे और यहां पर हमें मिल गया उत्पाद। ठीक है, क्लियर चीजें। और इसके अलावा तीर के ऊपर नीचे परिस्थितियां भी लिखी जाती है। तीर के ऊपर नीचे परिस्थितियां लिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं परिस्थितियां बताती हूँ पहले कि एक एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का नाम सुन रखा है सब लोगों ने। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं। हम ऊपर लिखते हैं सूर्य का प्रकाश और नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। लिखते हैं ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लिखते हैं कि नहीं लिखते? और अभिक्रिया करके हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस एनर्जी। क्लियर? सो बेसिकली क्या हुआ, आपने तीर, ये देखो ये अभिकारक है,
इसको आप बोलोगे भाई तुम अभिकारक हो और तुम तो उत्पाद हो। लेकिन तीर के ऊपर नीचे क्या है? तीर के ऊपर नीचे हमने लिखी है परिस्थितियां कि इन परिस्थितियों में अभिक्रिया होगी। अगर मैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हटा दूं, आप भी जानते हो ये अभिक्रिया नहीं होगी। आप भी जानते हो अगर मैं ये दोनों परिस्थितियां हटा दूंगी ये अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि तीर के ऊपर परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। क्लियर? वेरी गुड। अब आपके सामने एक होमवर्क है। मुझे बताओ कोयले का दहन अगर लिखा है तो इसका समीकरण कैसे लिखोगे? चलिए बच्चों, ये आप होशियार बच्चों का होमवर्क है। अभी बताओ मुझे कि समीकरण कैसे बनाओगे? कोयला, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन का C लिखा। दहन क्या होता है? मैडम दहन में किसके साथ रिएक्शन होती है? तो दहन में रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। क्लियर? प्लस ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ये बात सबको क्लियर है? वेरी गुड। इसे हम लोग बोलते हैं समीकरण। समीकरण समझो सबको आ गए? इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। वेरी गुड। अगला है बच्चा परिभाषा। समझाने के लिए क्या लिखोगे? अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए समीकरण यूज किए जाते हैं। समीकरण में अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को बाईं और प्राप्त उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम की रिबन। अब मैग्नीशियम के रिबन को हम दर्शाते हैं Mg। मैग्नीशियम को लिखते हैं केमिकल की भाषा में, प्रतीक चिन्ह होता है Mg। जैसे सुभद्रा का S, माथनकर का M। तो ऐसे मेरा नाम है ना सुभद्रा माथनकर, वैसे ही इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? Mg। और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 के साथ में। जब जलाया तो ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट रहेगी और अभिक्रिया करके बनाएगा सफेद रंग का राख। ये सफेद राख किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। गुड गुड। तो रासायनिक समीकरण हम लोग समझ चुके हैं। अब बच्चों बात करते हैं समीकरणों को संतुलित करना। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा संतुलन अवस्था में लिखना पड़ता है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? मुझे एक बात बताओ, तुम मार्केट में जा रहे हो, तुमको खरीदना है सब्जी। अगर तुम सब्जी खरीदना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 1 किलो के बैंगन। बैंगन ले लो या प्याज ले लो, प्याज खाते हैं अपन सब लोग, है ना। तो मान लो 1 किलो खरीदना है मेरे को प्याज, तो 1 किलो का बाट रखा मैंने यहाँ पर। तो जो दुकानदार है वो भी 1 किलो के प्याज मुझे नाप के देता है ना। वो कभी 2 किलो के देगा क्या? नहीं, वो मुझे कभी 3 किलो के नहीं देगा। मैंने बोला 1 किलो, तो वो मुझे 1 किलो का सामान ही देगा। इसी प्रकार से बेटा क्या ये मापतोल सिर्फ हमारे दैनिक जीवन में होता है? ना 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 ना, याद रखिएगा ये यूनिवर्सल है। प्रकृति में भी हर कोई चीज मापतोल करके होती है। हमारी मदर नेचर, हमारी जो प्रकृति है, उसमें भी हर कोई चीज मापतोल के ही होती है। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी अभिकारक से उत्पाद बनाते हो, याद रखना जब भी हम लोग कभी भी किसी अभिकारक से क्या करेंगे? उत्पाद की प्राप्ति करते हैं, तो अभिकारक की कुल मात्रा हमेशा उत्पाद की मात्रा के बराबर रहती है। अभिकारक की मात्रा ऑलवेज इक्वल रहती है उत्पाद की मात्रा के। अगर ये मात्रा बराबर नहीं है तो यह अभिक्रिया असंतुलित मानी जाती है या अमान्य भी कह दी जाती है। अगर आपने संतुलित करके नहीं लिखी तो पेपर में आपके 1.5 से 2.5 नंबर कट जाएंगे। तो कैसे मैडम संतुलित करा जाता है पदार्थों को? तो संतुलित करने के बेटा बहुत सिंपल से रूल होते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जहां समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करवा के हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। सभी लोग देखिए यहाँ पर
हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। सब लोग सुनिए, वेरी गुड, यस यस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है ये, गुड। और बता देती हूँ, संतुलित समीकरणों को हम लोग डिटेल में एक स्पेशल लेक्चर लेकर आऊंगी मैं, डिटेल लेक्चर आएगा जिसको हम लोग एक स्पेशल लेक्चर कहते हैं, ठीक है। एक स्पेशल लेक्चर में लेकर आऊंगी जहां हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम समझेंगे कि एक्चुअल में संतुलन कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं। सो बेसिकली तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, सभी लोगों ने मैग्नीशियम रिबन का दहन देखा। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के दहन में हमने क्या देखा बच्चा, सभी लोग देखना, मैग्नीशियम अभिक्रिया करी, किससे, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाती है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैग्नीशियम के कितने तत्व, यहां पर अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, परंतु क्या उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है, हाँ है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो हमारा जो रूल है, हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जहां पर अभिकारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर होनी चाहिए, क्या उसको संतुष्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अतः हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस कैसे करोगे, सिंपली हम लोग गुना भाग करके बैलेंस कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर आप लोग क्या करना, सभी लोग देखिए, अगर मैं इस पूरे यौगिक में 2 से गुना कर दूं, अगर मैं इस पूरे यौगिक में 2 से गुना करूं तो मैग्नीशियम में भी 2 से गुना होगा और ऑक्सीजन में भी 2 से गुना होगा, तो मेरे पास में 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, मेरे पास में ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगी। लेकिन अभिकारक में फिर मुझे मैग्नीशियम में अकेले में 2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे मैग्नीशियम भी हमारे पास में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से गुना, 2 ऑक्सीजन, 2 Mg और इधर O। क्लियर? तो इसे कहते हैं संतुलन। ठीक है, संतुलन करने का रीजन होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलन क्यों करते हैं किसी भी पदार्थ का, तो संतुलन करने का जो आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना ही कोई बना सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। यानी अगर इसको समझाऊं मैं अपनी भाषा में, तो मुझे एक बात बताना, जब आप लोग रोटी बनाते हो, रोटी कितने लोग बनाते हैं, पहले तो ये बताओ। रोटी तो हर कोई बनाता है, चलो, तो रोटी जब बनाते हो तो आपने लिया 1 किलो का आटा, तो 1 किलो आटे की रोटी 1 किलो के बराबर ही बनेगी, ना ज्यादा ना कम बनेगी, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 1 किलो का आटा लिया और 4 किलो की रोटी बना दी मैडम मैंने, ऐसा कभी नहीं होता। 1 किलो का आटा लिया है तो 1 किलो की ही रोटी बनेगी ना। तो उसी प्रकार से आपने जितना पदार्थ लिया है उतनी ही मात्रा में आपका उत्पाद बनेगा। सिंपल, स्वीट, खत्म, है ना। यस, तो इसे कहा जाता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। चलिए, अब आपके पास में हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आपको दूंगी मैं होमवर्क। सो आपके पास में बच्चा यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी हुई है Mg प्लस HCl और ये मिलकर बनाता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसे करना है बैलेंस। कितने बच्चे चैलेंज करते हैं कि मेरे से पहले सॉल्व कर दोगे? ट्रिक बहुत सिंपल सी है, हमें लिखना है इस तरफ अभिकारक, बेटा ये रफ काम करना, ये हमेशा रफ कार्य करना। इस तरफ लिखना है अभिकारक, इस तरफ लिखना है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक के तत्व कौन से हैं? Mg, हाइड्रोजन, क्लोरीन। उत्पाद में भी वही तत्व होंगे, Mg, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब Mg के कितनी मात्रा? 1 पदार्थ, 1 मात्रा। हाइड्रोजन कितना? 1। क्लोरीन कितना? 1। इधर मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अब तो गड़बड़ हो गई, क्या करोगे? तो हमारा दिमाग हमको ऐसे लगाना है कि हम अगर किसी भी तरफ गुना भाग करें तो पदार्थ की मात्रा इक्वल आनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखो यहाँ पर,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद में 2 क्लोरीन है, और अभिकारक में यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का गुना कर दूं, सब लोग देखिए ध्यान से, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 का गुना कर दूं तो क्या मेरा क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा? क्या मेरा हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस होगा? अरे हो जाएगा मैडम जी। तो मैंने HCl में 2 का गुना कर दिया, हमने यहाँ पर 2 का गुना कर दिया, क्या बन गया? 2HCl बन गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोनों ही में 2 का गुना हुआ, तो हाइड्रोजन अब कितनी हो जाएगी? 2, क्लोरीन कितनी हो गई? 2, मैग्नीशियम तो 1 ही थी, है ना, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में भी 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन उत्पाद में भी 2 है। बरोबर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन आगे आएगा? ये आप लोगों का होमवर्क है, और इसके बाद में एक और होमवर्क दे रही हूँ, ये सभी को ये होमवर्क करना है। क्लास खत्म नहीं हुई है, अब पार्ट 2 चालू होता है। सभी बच्चे रेडी फॉर पार्ट 2? सारे बच्चे रेडी फॉर पार्ट 2? अब तक हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, अभिक्रिया हो चुकी है। अब क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया के प्रकार। जब भी इस चैप्टर को पढ़ो, इतना पार्ट अलग पढ़ना और आगे आने वाला पार्ट हमेशा अलग पढ़ना, तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। रेडी? तो रेडी फॉर पार्ट 2? फटाफट से यार, मजे आना चाहिए। अब तो स्क्रीनशॉट मत लो, क्लास तुम्हारे पास में रहेगी, तुम लोग यूज कर सकते हो बेटा इसका। मैं ना हट जाती हूँ सामने से कैमरे के, तुम्हारा काम है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। किसी ज्ञानी इंसान ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे, सफलता उतनी ज्यादा अच्छे से मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपनी प्रयत्नों के दौरान गलतियां करते हो तो आप उन गलतियों पे सुधार करोगे और हमेशा आपको सही चीजों के बारे में पता चलेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन्स टू। ठीक है, ओके, चलिए मैम प्रकाश संश्लेषण संतुलित करेंगे बेटा। मैंने कहा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे एक स्पेशल क्लास लाऊंगी मैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। एक स्पेशल क्लास आएगी फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पर। चलिए तो शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडी? जल्दी बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और हमने समझ लिया था कैसे होता है, सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रस्तुत है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो बेसिकली समझो इस चीज को, इसको समझाती हूँ। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे भारतीय संस्कृति में सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है ये, है ना, सब लोग ध्यान से सुनना। हमारी भारतीय संस्कृति में जो वर्ण थे वो कितने थे? 4 थे। सब लोगों ने कार्य के हिसाब से वर्णों को बांट रखा था। जो शिक्षा प्रदान करते थे, पूजा पाठ के काम करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। जो मैदान में जाके लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे, और जो भी लोकल काम करते थे उन्हें हम लोग शूद्र कहते थे। ठीक है, जिनसे पूरी की पूरी फाइनेंस चलती थी। तो बेसिकली ब्राह्मण, ठीक है, वैश्य, क्षत्रिय और आपके जो शूद्र होते, 4 पार्ट थे। ठीक है, पर अब जैसे उनमें था, उन्होंने क्या किया, काम के आधार पर वर्ण डिसाइड कर दिया। जो काम होगा उसके हिसाब से वर्ण डिसाइड कर दिया। वैसे ही साइंटिस्ट लोग भी बोले चलो इनको कॉपी करते हैं, इनका जो आइडिया चुराया जाए, है ना। तो उन्होंने आइडिया चुराया हमारा, और फिर वो बोले एक काम करते हैं, जिसका जैसा काम वैसा नाम रख देते हैं। क्या बोला इन्होंने? जिसका जैसा काम वैसा नाम। तो अब आपके पास में विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो जिसका जैसा काम होगा वैसा उसका नाम होगा। याद है? क्लियर सबको? याद रहेगा? जैसा काम वैसा नाम। क्लियर? तो काम हमको पहचानना पड़ेगा। तो अभिक्रिया 4 टाइप की नहीं होती, अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती, बहुत सारी अभिक्रिया के प्रकार होते। मैंने कहा ना, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है, चलो
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया सबसे पहली अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे। संयोजन का तात्पर्य होता है मिलना, मिलना, ठीक है। संयोजन मतलब होता है मिलना, पर संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जब बहुत सारे अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद की प्राप्ति करेंगे। मतलब जैसे मैंने कहा मेरे पास माना कि, जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल सब लगा दो तुम लोग, जब भी विज्ञान पढ़ो ना, जितना नॉलेज है सब यूज कर लिया करो, मजा आ जाएगा तुमको, एकदम बिल्कुल मक्खन हो जाएगी तुम्हारी साइंस, है ना। जितना जमाने भर का तुम्हारे पास में डेटा है ना, उसका यूज कर लिया करो, ट्रिक्स बनाया करो, साइंस आसान हो जाएगी और इतनी मक्खन हो जाएगी जिसकी मदद, मतलब तुमको फिर कभी याद करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। कॉपी खोली, तुमको पूरा टॉपिक याद रहेगा, ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? कितनी बार बोल रही हूँ मेरी क्लास के अंदर ध्यान रखा करो। ध्यान नहीं रखना, बस बातें सब करना, सबको बातें करना है। मैं बोलती तुम्हारे लिए क्लास लगाऊंगी, आओ सखा बातें करे। सखिया बातें नहीं करती हमारी, सखा बात करते सारे के सारे, है ना। आओ सखा बातचीत करे, वार्तालाप किया जाए, और वार्तालाप पर एक सेशन रखते हैं अपन, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे अपन। क्यों जी, क्या बोलते हो? चलो तो पढ़ाई पर वापस, बैक टू क्लास। संयोजन का तात्पर्य है, जैसे माना कि गणित में XYZ होता है, वैसे ही माना कि अभिकारक XYZ है। माना कि मेरे पास में अलग अलग अभिकारक XYZ है, तो बेटा X प्लस Y प्लस Z जब संयुक्त होंगे, जब ये मिलेंगे, मिलकर बनाएंगे XYZ। सिंपल। क्या इसमें दिमाग खराब करना है किसी को? क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताओ, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? भेजे में घुसा? यस और नो? XYZ बस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। बैलेंस्ड है? समझ में आया? तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद की प्राप्ति होती है, तब इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। इसी प्रकार से अमोनिया बनता है, अमोनिया का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाती है। 3 हाइड्रोजन, अरे भाई भद्रे, क्या गलती हो गई तुमसे? चलो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन मुझे करना है बैलेंस। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर 3 का, 3 दूना 6 हो जाएगा और हो गया बैलेंस। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 नाइट्रोजन बरोबर संतुलित समीकरण। इसका नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है अमोनिया। इसे कहते हैं अमोनिया। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्लियर? क्लियर? एक चीज और जो कि मैंने अभिक्रिया के समय नहीं बताई आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे मिस कर दी कि एक नोट पॉइंट लिखना। नोट पॉइंट ये होता है, अभिक्रिया में अवस्था को भी दर्शाया जा सकता है। अगर कोई ठोस अवस्था है उसे हम S से दर्शाते हैं, द्रव अवस्था को L से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए गैस है तो गैस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कहीं पर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन को हम सभी AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो कहीं पर SLGAQ दिख जाए समझ जाना। एग्जाम्पल के लिए कार्बन सॉलिड होता है, ठोस पदार्थ होता है कार्बन। ऑक्सीजन आपके पास में गैस होती है, दोनों कंबाइन हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हुई है। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ जो लिखा है G वो क्या है? गैस। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है ना, AQ, तो इसका मतलब क्या है? जलीय विलयन, है ना, अम्ल का जलीय विलयन, पानी में घोला है इसको।
ठीक है, ये क्या होता है, पानी में घोल रखा है, इसको एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते CO2 गैस, पानी का बनना H2 प्लस O2 मिलकर के बनाएंगे H2O। संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित करना है इसे आपको, ठीक है। बैलेंसिंग आप खुद से करोगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे बेटर रहेगा। प्रैक्टिस करना इज नेसेसरी पार्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है बूझा हुआ चूना। बूझे हुए चूने का निर्माण, बूझा चूना कैसे बनता है? आपके पास में होता है सूखा चूना, जिसे आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो। ये है सादा चूना, ठीक है। चूने में आपने क्या किया, पानी मिलाया, तो चूना क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। ये आपके पास में लिक्विड है, जब आपने मिलाया आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन AQ। इसे बोलते हैं चूने का पानी या बूझा हुआ चूना। चूने का पानी या फिर इसे कहा जाता है बूझा हुआ चूना। यह है आपके पास में जल, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सभी लोग सुनना, सभी लोग देखना। यहाँ पर कोयले का जब दहन हुआ बच्चा, तो यहाँ पर आपके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आपने देखा जल का नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर चूने का पानी जब बनाया जाता है, यहाँ पर भी साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के साथ में जब बच्चा ऑक्सीजन की क्रिया करवाई जाती है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है और यहाँ भी साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। सभी लोग देखिए, यहाँ भी ऊष्मा निकल रही है, यहाँ भी ऊष्मा निकल रही है। तो हर वो रिएक्शन, एग्जाम्पल, हर वो अभिक्रिया जहां पर उत्पाद के साथ, ध्यान रखना किसके साथ, उत्पाद के साथ, है ना, ये चीज याद रखना कि हर वो रिएक्शन जहां पर उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी, छेपना मतलब बाहर करना, छेपना बोले तो बाहर निकालना, है ना, हम याद रखते हैं। छेपना मतलब बाहर करना। तो वो हर कोई रिएक्शन जहां पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित होती है उत्पाद के साथ में, उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती जलाओ तुम लोग, चाहे तुम्हारे पास में माचिस जला दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आग जली, ऊष्मा निकली, है कि नहीं। लकड़ी जलाओ, ऊष्मा निकली, तो ये सभी क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से हम श्वास लेते हैं, तो जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, श्वसन करते हैं, तो हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के ग्लूकोज में मिलती है, ठीक है, हमारे शरीर के ग्लूकोज से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, साथ में उत्सर्जित करती है ऊष्मा या ऊर्जा कह लो इसे। तो यहाँ पर भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जहाँ जहाँ उत्पाद के साथ बेटा ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा को फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसी ऊर्जा का प्रयोग हम हमारे दैनिक कार्यों में करते हैं। अगर हमें मांसपेशियों में ऊर्जा ना रहे, जिस दिन हमारी एनर्जी डाउन होती है, उस दिन हम थक जाते हैं, हमारे से काम नहीं हो रहा होता है, कुछ नहीं होता है ना। हम जब काम करते तब क्या होता है, जब हम लोग काम करते तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिल रही होती है। क्लियर सबको, क्लियर, गुड, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। लव यू टू बच्चों, लव यू टू, लव यू टू, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे लोगों ने यहाँ पर पहला वाला होमवर्क कर रखा हुआ है, वेरी गुड। सेम सेम पर डिफरेंट। आगे बढ़े बच्चों, पढ़ाई पर फोकस करो क्लास में। मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका ही जवाब दीजिएगा। क्लियर है सभी को? जहां पर ऊष्मा निकलती है साथ में किसी भी अभिक्रिया के, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखना, अभी हम लोगों ने एक अभिक्रिया करी थी जहां पर हमने जिंक धातु की अम्ल से अभिक्रिया करी थी।
तो जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं ना, तो जो बर्तन होता है जिसमें करते हैं वो गर्म हो जाता है। तो जहां पर गर्माहट महसूस हो रही है, समझ जाओ कि वहां पर ऊष्मा बाहर उत्सर्जित हुई है, और उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने जिंक के साथ में H2SO4 का रिएक्शन करवाया, अभिक्रिया होने के पश्चात आपको मिलता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर साथ में ऊष्मा भी निकलती है, हमको गर्माहट महसूस होती है जिस बर्तन में हम लोग इनको रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसी प्रकार से जब कंपोस्टिंग होती है, सब्जियां सड़ गल के खाद बनाती है, तब भी हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। क्लियर है? यस मैडम जी, जल्दी बताओ। गुड। आप समझते हैं वियोजन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल, वेरी ट्रिकी। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर आपका यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए माना XYZ आपका कोई यौगिक था और ये टूट गया X + Y + Z में, ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में आपका यौगिक बहुत सारे पदार्थों में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अपघटन का भी नाम कभी देखो, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया सेम टू सेम होती है। लेकिन याद रखना, वियोजन अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम बिना ऊर्जा के कोई भी वियोजन अभिक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। सभी लोग ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने कहा बिना किसी ऊर्जा के वियोजन संपन्न नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हारे सामने रखा हुआ है एक टुकड़ा, पत्थर रखा हुआ है, मुझे बताओ ये पत्थर है, तो पत्थर को एज्यूम करो, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, है ना, उदाहरण के लिए तुम्हारे पास में पत्थर रखा हुआ है। अब भाई पत्थर को जब तक तुम हथौड़ा नहीं मारोगे, क्या पत्थर स्वतः टूट जाएगा? मेरा क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या पत्थर स्वतः टूट जाएगा कि मैं टूट जाता हूँ, मुझे बोला गया है टूट जा, मैं टूट जाता हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा भाई, पत्थर है वो, तुम्हें हथौड़ा मारना पड़ेगा तब जाके टूटेगा। उसी प्रकार से अगर कोई केमिकल है और तुम चाहते हो कि ये केमिकल टूट जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तो तुम्हें वो कुछ हथौड़ा जो है वो कौन है? तो यहाँ पर बत्ती देती है ऊर्जा। ऊर्जा बोलती है कि तू टूटेगा भाई, तो तोड़ के रहूंगी मैं, ऊर्जा थी और तुम्हारा यौगिक डिवाइड हो गया, टूट गया। तो इसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा देके पदार्थ को तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बात करते बेटा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा देकर हम क्या करते हैं? पदार्थ को वियोजित कर देते हैं। ऊष्मा देकर मतलब ऊष्मा देकर मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके पास में FeSO4 नाम का यौगिक है, इसे कहा जाता है फेरस सल्फेट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फेरस सल्फेट। एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ऊर्जा कौन सी होता है? ऊर्जा के 3 रूप, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, हम इनका प्रयोग करेंगे। तो आपके पास में फेरस सल्फेट एक हरे रंग का यौगिक होता है, याद रखना, इसका रंग पूछ लेते कई बार एग्जाम में, है ना। तो कैसा होता है? हरा रंग का यौगिक होता है, ये हरा रंग का यौगिक होता है। तो जब इसको आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पर आपने क्या किया? इसको गर्म किया, आपने एक परख नली में रखा, परख नली में इसको गर्म किया, और गर्म करने पर क्या होता है बच्चा? आपने जब गर्म करा मतलब क्या दिया? इसको ऊष्मा दी। जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है मतलब हमने क्या दिया? ऊष्मा दी है। तो ऊष्मा को अवशोषित किया और ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसके कारण बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है। और बच्चों इसी को हम कहते हैं वियोजन। देखिए, एक केमिकल था, इसको आपने गर्म किया यानी ऊष्मा दी यानी ऊर्जा दी, ऊर्जा देने पर यह टूट गया Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना। लेड नाइट्रेट एक यौगिक होता है जिसका रंग होता है पीला।
PbNO3 का होल 2, यहाँ पर Fe2O3 जो होता है बेटा आपके पास में ब्राउन कलर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, जब इसको आप लोग गर्म करोगे तो बेटा जब आप इसको गर्म करते हो ना तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है तो आपको एक भूरे रंग की गैस मुक्त होते दिखाई पड़ेगी। तो भूरे रंग की जो गैस होती है वो भूरे रंग की गैस किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक भूरे रंग की गैस किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेड ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। संतुलित करते हैं इसको, संतुलित करने पर सबसे पहले आप लोग देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास में O2 है बेटा, ये O2 है, ठीक है, ये 2 है ना। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 है, मुझे सबसे पहले इवन करना पड़ेगा, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होने पर दिखा मुझे नाइट्रोजन कितनी है, 2 दूना 4, 4 नाइट्रोजन है, तो हम लोग यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आपके पास में आ गई 4 नाइट्रोजन यहाँ पे। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बचा, ऑक्सीजन हो गई 4 दूना 8, 8 9 10 11 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बरोबर, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चंस हमेशा आपसे ऐसे पूछेगा, भूरे रंग की गैस किस यौगिक से प्राप्त की जा सकती है, 4 विकल्प दिए, FeSO4, Fe2O3, PbNO3 का होल 2, या फिर आपको दे दिया जाए CuSO4। तो आपको अब सही टिक मार्क करना है, तो कैसे करोगे, PbNO3 का होल 2, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको चूना लगाने का हो तो ऐसे ही चूना लगाया जाता है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं अगला वियोजन की अभिक्रिया पर, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वियोजन, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट का आपने वियोजन कर दिया है, तो आप देख सकते हो आपके पास में एक यौगिक था, एक यौगिक के 2 से अधिक टुकड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन भी होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग स्वयं करके बताइएगा मुझे, ये होमवर्क आप लोग करिएगा बच्चा, जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी है और इसका वियोजन हुआ है, तो ये आप लोग मुझे खुद से बताएंगे करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ड्रॉप होने वाले हैं। जो बच्चा शुरू से लेकर आखिरी तक देख रहा है, आपको पता है सुभद्रा मैम क्लासेस में रिप्लाईज हमेशा देती है ना। तो अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो आई विल रिप्लाई यू, रिमेंबर दैट, ठीक है, गुड। क्या बात है आदित्य, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, तुम तो हीरो निकले, तुम तो हीरो निकले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन एक प्रकार का वियोजन होता है जहां पर आप प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश में भी ऊर्जा होती है, लाइट चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, तो लाइट चैप्टर में रुचि मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है, सुना है किसी ने, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाशीय वियोजन में हम प्रकाश एक ऊर्जा है का प्रयोग करते हैं, यहां दूसरा ही चल रहा है, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, सो बेसिकली हम यहां पर प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपने AgCl नाम का यौगिक लिया, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यौगिक को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य का प्रकाश का एनर्जी यूज करके ये यौगिक टूट जाता है, यहां से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी और सिल्वर एज इट इज रह जाता है। इसका जो रंग होता है बेटा, इसका रंग होता है सफेद, सफेद रंग से इसका रंग हो जाता है स्लेटी रंग, स्लेटी को ग्रे कलर भी कहा जाता है, धूसर रंग भी कहीं कहीं पर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये बेटा सिल्वर यानी चांदी, चांदी कलर है, ठीक है, चांदी मिल जाता है, समझ में आया। इसी प्रकार से एक और यौगिक जिसका नाम होता है AgBr, इसे कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम टू सेम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, यह भी ब्रोमीन गैस को बाहर निकाल देगा। आपके पास में बच जाएगा फिर से चांदी। इन दोनों ही यौगिकों का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। जो पुराने जमाने के लोग थे वो करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी जिसे बच्चों श्वेत श्याम फोटोग्राफी भी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। इसे कहा जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होगा, विद्युत वियोजन में आप लोग विद्युत दोगे और वियोजन हो जाएगा। तो बेसिकली विद्युत वियोजन में ट्रिक बहुत सिंपल सी है बेटा। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है इसके इलेक्ट्रोड की। ट्रिक क्या होती है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है बेटा एनोड और एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। कैथोड मतलब जिस पे ऋण है, एनोड मतलब जिस पे धन है। अब मान लीजिए विद्युत वियोजन होगा तो एग्जाम्पल लेते हैं जल का विद्युत वियोजन। जल का विद्युत वियोजन आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूं। इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि जल होता है H2O। तो जल का जब विद्युत वियोजन किया जाता है बेटा, आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी जल के अंदर, आपने 2 रॉड डालना है। पानी के अंदर 2 रॉड डालोगे जिसपे बैटरी का धन सिरा, बैटरी का ऋण सिरा लगाओगे। जिसपे बैटरी का धन लगेगा उसे हम एनोड कहते हैं और जिस पर बैटरी का ऋण सिरा जुड़ता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो आपका जो H2O है, जो जल है, उसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो बैटरी का धन सिरा है, तो धन के पास में जाएगी क्लोरीन गैस इकट्ठा होगी, ऋण के पास में जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, वियोजन हो जाता है। तो आपके पास में जो हाइड्रोजन गैस है वो इकट्ठा होती है आपके ऋणात्मक छड़ के ऊपर, जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पर आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलती बेटा आपको, सॉरी क्लोरीन गैस लिखा क्या मैंने, इसको ना बेटा क्लोरीन गैस मत लिखो यार, ये ऑक्सीजन गैस है ना, O2 गैस। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपके पास में जो कैथोड पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर है सभी को? कैथोड पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन और एनोड पर मिलेगी आपको ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन, कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, देखो हाइड्रोजन गैस वाला जो जगह है वो ज्यादा है, ऑक्सीजन वाला जगह कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको जवाब देना है कि जब ऑक्सीजन का एक अणु मुक्त होता है तब हाइड्रोजन के 2 अणु मुक्त होते हैं। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में निकलते हैं। ये चीज को याद रखना, रिमेंबर दिस पार्ट, इंपॉर्टेंट 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 है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहां से। ठीक है, ठीक है, चलो। अरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, क्या कर रहे हो क्लास के अंदर तुम लोग? यहाँ पर टीचर सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए पीपीटी प्रिपेयर करता है, कंटेंट रेडी करता है, कैसे पढ़ाना है। मुझे 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है एंड यू गाइज आर जस्ट टॉकिंग हियर। बात करने के लिए क्लास लगाई है तुम्हारी मैंने? बात करने के लिए क्लास लगाई है क्या? जल्दी बताओ मुझे। डांटनी पड़ती है तो मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे क्लास के अंदर? पढ़ाई करना है तो करा करो, वरना क्लास से बाहर जाओ अभी तुरंत। बातें करने के लिए क्लास नहीं लगा रखी है मैंने, पहले बता दे रही हूं तुम लोगों को। मैं रिवीजन कर रहे हैं बेटा, 2 घंटे में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है विद प्रॉपर एक एक अभिक्रिया जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एक एक चीज तुमको बुक की पढ़ा रही हूं जो मिस नहीं हो रही है और तुमको यहाँ पे टाइम पास करना है क्लास के अंदर। कहां से समझ में आएगा? फोकस रखो क्लास के अंदर, ध्यान दो, इक्वेशंस के ऊपर ध्यान दो। शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास के अंदर बैठना पड़ता है, ऐसे क्लास समझ में नहीं आती। 2-2.5 घंटे का समर्पण देके देखो, संघर्ष करके देखो। पहले तुमको संघर्ष करने नहीं है, तुम लोगों को बातें करनी है बस क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा?
विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो पानी का आपने भरा एक बर्तन, ठीक है, पानी को एक बर्तन में भरा, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड बने होते हैं ग्रेफाइट की छड़ के, है ना। इस वियोजन में हम लोग ग्रेफाइट की सुचालक छड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट की छड़ कैसी होती है, सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट की छड़ों पे हमने क्या करा, 2 छड़ ली, बैटरी जोड़ दी। तो बैटरी का होता है एक धन सिरा, एक होता है ऋण सिरा। जिस पर धन जोड़ा उसे हम एनोड बोलते हैं, जिस पर ऋण जोड़ा उस पर हम लोग कैथोड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पानी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हल्का सा हम लोग एसिड मिला देते हैं, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, जब विद्युत बही, तो विद्युत बहने पर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल टूटेंगे। हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर और ऑक्सीजन जाएगी एनोड पर। यह होता है क्योंकि विपरीत आकर्षित करते हैं। विपरीत मतलब कि धन ऋण को आकर्षित करता है और ऋण धन को आकर्षित करता है। अतः ऑक्सीजन ऋणात्मक होती है तो एनोड पर जाएगी जो कि धन है। हाइड्रोजन ऋणात्मक होती है तो वो जाएगी कैथोड पर जो कि ऋणात्मक है। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वियोजन। ये था अब तक का सबसे टफ टिपिकल पार्ट। अब जो आने वाला है वो सूट 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 सूट। अब कुछ भी टफ नहीं है, अब जो भी आएगा वो बहुत इजी पार्ट है। आपकी फेवरेट अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंड ऊष्माशोषी के बाद में एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन भी आ रही है। ऊष्माशोषी मतलब कि शोषण करना, अवशोषण करना। यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिना अवशोषण के रिएक्शन ही नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने ऊष्मा प्रदान करी। ऊष्मा देने पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तीर के ऊपर ऊष्मा लिखी जाए समझ जाना ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। जहां जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे हम लोग ऊष्माशोषी रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्यूट बॉय क्लास छोड़ के जाओ फटाफट से। क्लियर है? गुड। जिन अभिक्रियाओं को या जिन अभिकारकों को हमें तोड़ने के लिए या जिन अभिकारकों की अभिक्रिया के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत प्यारी रिएक्शन है। विस्थापन अभिक्रिया आपकी फेवरेट भी है क्योंकि रंग बदलता है, मजा आता है रिएक्शन देखने में। तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। माना कि AB कोई यौगिक था, इसका रिएक्शन हम X से करवा रहे हैं। अगर X बहुत ज्यादा पावरफुल रहा, X की क्रियाशीलता यहां पर A और B के A से ज्यादा है, तो X A को हटा करके B से संबंध बनाएगा, ये बनाएगा XB और A को धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपके पास में, इसको उदाहरण से अंडरस्टैंड करते। उदाहरण के लिए आपके पास में एक केमिकल है, नाम है जिसका Fe2O3। इसे कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के साथ में जब हम लोग एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा पावरफुल है रिएक्शन करने में, यानी एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है लोहे से। तो एल्यूमिनियम लोहे को हटा के ऑक्सीजन से खुद चिपक जाता है और ऑक्सीजन से चिपक करके बनाता है Al2O3 और लोहे को निकाल देता है बाहर। ठीक है, तो आपके पास में क्या हुआ, लोहा बाहर निकल गया, लोहा मुक्त हो गया। तो इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, क्या होता है जब लोहे की किल को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डाला जाता है।
क्या होता है जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार आता है। तो लोहे की किल को हम दर्शाते हैं Fe से, इसे बोलते हैं लोहे की किल। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 होता है। मैंने क्या बोला कि कॉपर लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो लोहे ने लात मारी किसको? कॉपर को। बोला भग, भगा दिया कॉपर से लोहे, कॉपर को लोहे ने। खुद जाके SO4 के साथ में जोड़ी बना ली और बन गया FeSO4 और कॉपर को बोला बाय बाय, कॉपर को बोला बाय बाय। इसे कहते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया? इसे कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हुआ? लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। हम क्या लिखेंगे? ठीक है, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। बाय बाय क्यों बोल रहे हो? बाय बाय क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सेम टू सेम चीज एक और क्वेश्चन आता है, क्या इस अभिक्रिया को विपरीत कर सकते? क्या ऐसा होगा कि कॉपर प्लस FeSO4 लिखा जाए तो क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कई बार होता है ना, कभी कभी किसी को बहुत टफ क्वेश्चन सेट करना हो तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये अभिक्रिया विपरीत हो सकती है। आपको बता दूं, इसका रंग होता है नीला। नीले रंग के कॉपर सल्फेट में जब आप लोग लोहे की कील डालते हो तो इसका रंग हरा हो जाता है। आपको मिलता है ग्रीन कलर का FeSO4 और आपको ब्राउन कलर के पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। बताइए मुझे। इसे कहा जाता है नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर उसकी ही बनेगी जिसके पास ज्यादा पैसा है। लोहे के पास ज्यादा पैसा है, वो अमीर है, तो सल्फेट उसको नहीं छोड़ेगा। तो कॉपर कितनी भी मेहनत कर ले, कॉपर कितना भी कुछ कर ले, परंतु वो लोहे को हटाने में सक्षम नहीं रहेगा। समझ में आया सबको? है ना? बहुत बढ़िया मैम। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सबसे अंबानी। वो कौन है? पोटेशियम, है ना? अंबानी है पोटेशियम। समझ लेना कि अंबानी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, क्लियर? पैसा ही पैसा, जिसके पास पैसा उसकी सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट में तांबा डाला जाए और क्या होता है जब कॉपर नाइट्रेट में सिल्वर का तार डाला जाए? दोनों ही वाइस वर्सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको भी आपको स्वयं से करना है। हाँ जी, रिप्लाई दे दूंगी मैं। बताओ मुझे क्या पूछना है। कौन सा धातु अभिक्रियाशील है और कौन सा धातु नहीं है? इसके लिए आप एक छोटी सी चीज याद रखोगे, लेकिन वो बहुत अब चैप्टर नंबर 3 के वन शॉट में हम लोग देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, अभी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डबल विस्थापन। अब यहाँ पे तो दोनों अपने ही आप में, मतलब ये बहुत मजेदार रिएक्शन है भाई, इसमें तो बहुत मजे आते हैं भाई, बहुत मजेदार है। समझो, बेसिकली इस रिएक्शन में होती है अदला बदली। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। अगर ये पानी का ग्लास मेरा है और तुम्हारे पास में चाय का कप रखा है, तो वो चाय का कप मैं लूंगी और पानी का ग्लास मैं तुमको दूंगी। इसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तेरा मेरा एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है। किसकी? ग्लास और कप की नहीं, आयनों की।
आयनों की अदला बदली से हमें क्या मिलता है, उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो इसे कहा जाता है उभय विस्थापन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है और हमें नए यौगिक प्राप्त होते हैं। इसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है, लिख लीजिएगा। समझते हैं परिभाषा में क्या लिखा है। मान लीजिए ये कोई यौगिक है और ये इसका जलीय विलयन, इंपॉर्टेंट, जलीय विलयन में ही अभिक्रिया होती है। पानी में घोलोगे तो रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी। दूसरा जलीय विलयन है CD जो कि AQ है। अभिक्रिया के पश्चात आपको बता दूं, कोई भी जो दो यौगिक होते हैं उसमें हमेशा आगे वाला धन होता है, पीछे वाला ऋण होता है ज्यादातर केसों में। यहाँ पर भी C में पॉजिटिव है, D नेगेटिव आयन होता है। देखना आप सब लोग, तो अब क्या होगा, अदला बदली होगी। सब लोग देखो यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली होगी। कैसे होगी, A है पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव D के पास, C है पॉजिटिव जाएगा B नेगेटिव के पास। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक्सचेंज हुए और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया आपका नया नया यौगिक, जिसे आप लोग लिखोगे A पॉजिटिव D नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव B नेगेटिव। हमें क्या मिल गए, दो नए नए यौगिक मिल गए। हमें क्या मैम, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। बेटा दीपक AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, नहीं करता है, करता है, सॉरी उल्टा नहीं करेगा, हाँ उल्टा नहीं करेगा। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। समझ में नहीं आया, वापस से समझाऊं बेटा, क्या हुआ, अदला बदली हो गई। देखो पहले A के साथ में B था और C के साथ में D था। उत्पाद में देखो, उत्पाद में क्या हो गया, अब A के साथ D है और C के साथ B है, तो दो नए यौगिक प्राप्त हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, NaCl। NaCl के साथ में जब AgNO3 के जलीय विलयन, याद रखना ये जल में घुले हुए हैं, पानी में मिले हुए हैं, तभी रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी। तो जब नमक के घोल में आपने AgNO3 का विलयन डाला तो क्या हुआ, नमक का Na होता है पॉजिटिव, क्लोरीन होता है नेगेटिव, Ag का आपका सिल्वर होता है पॉजिटिव, NO3 होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे सोडियम ने जाकर नाइट्रेट से रिएक्शन करी, बनाया रिएक्शन करके आयन, और Ag जो है Cl के साथ मिलकर बनेगा AgCl। तो हमें मिलता है AgCl और यहाँ मिलता है NaNO3। ठीक है, ओके। रिप्लाई मी, क्यों रिप्लाई दूं मैं नहीं दूंगी रिप्लाई। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी तुम लोगों को। बहुत नाटक करते हो तुम लोग, बहुत नौटंकियां करते हो। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है ये तीर का निशान। ये तीर का निशान बता रहा है ठोस अवक्षेप को। अब ये ठोस अवक्षेप क्या होता है भाई, नया चीज सुन लिया। तो अवक्षेप होते हैं अघुलनशील पदार्थ, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं जल में अविलेय घुलनशील पदार्थ की, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये थी बच्चा एग्जाम्पल किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है BaCl2। तो आपको बता दूं एक बहुत एग्जाम्पल फेमस है BaCl2 प्लस Na2SO4 है, ये है ना, गलत लिखा है यहाँ पर। तो ये है आपके पास में Na2SO4। दोनों जब रिएक्शन करें क्या होगा, एक्सचेंज हुआ, Ba जाएगा SO4 से मिलाएगा, बनाएगा BaSO4। ठीक है, Ba बनाएगा SO4 के साथ में BaSO4 एंड यहाँ पर बनेगा Na2 और Cl2, तो बेसिकली 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये न बन गया नमक, ये बन गया BaSO4। ये होता है सफेद रंग का अवक्षेप। इसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये सफेद रंग का अवक्षेप कहलाता है। क्लियर, BaSO4 श्वेत कलर का अवक्षेप होता है।
ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमको यहाँ पे बार बार अवक्षेप बात कर रहे हैं, तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अवक्षेप क्या होता है, मैंने कहा कि मेरे पास में पानी है, ये पानी के अंदर कौन है, नमक है, नमक में डाला मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट डालूंगी तो यहाँ पे मुझे एक AgCl का ठोस पदार्थ दिखेगा जो कि पानी में जम जाएगा नीचे, पानी में नीचे जो यहाँ पे घोल रहेगा ना, घोल में यहाँ पे नीचे जम जाएगा, जो पानी में घुलनशील नहीं रहता, इसे हम कहते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि हमें अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद विलयन में अघुलनशील यौगिक की प्राप्ति होती है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड की जब हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तब आपके पास में PbI2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3 का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। Okay, so what happens actually? So basically यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इस अभिक्रिया में हमें एक पीले रंग का यौगिक की निर्माण होता है, हमें क्या मिलता है, पीला रंग का यौगिक मिलता है, और ये पीला यौगिक कैसा होता है, जल में, मतलब बेसिकली अघुलनशील पदार्थ होता है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। ऐसे ही आप लोगों ने चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर आप सभी को कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है जो कि एक सफेद रंग का अवक्षेप है। आपने सुनी होगी वो रिएक्शन जहां पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी दूधिया रंग का क्यों होता है भाई, वो दूधिया क्यों होता है, क्योंकि हमें ठोस कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। जब आप लोग चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हो तो आपको ठोस मतलब बेसिकली अवक्षेप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण चूने का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो अभिक्रियाएं होती है, मैं पहले बता देती हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो रिएक्शन इंक्लूड होती है, पहली होती है रिडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को अंग्रेजी में कहा जाता है रिडक्शन, और दूसरी होती है ऑक्सीकरण, या इसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन अंग्रेजी में। तो सभी लोग देखा इसका नाम कहां से पढ़ा, नाम पढ़ा बच्चा यहां से, तो यहां का जो लाल है रेड को लिया गया, यहां का ऑक्स लिया गया, दोनों को मिलाकर के बनाया गया रेड ऑक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शंस को मिलकर बनाई गई कंबाइंड रिएक्शन होती है। तो याद रखना XYZ कोई भी अभिक्रिया हो, हर किसी अभिक्रिया में किसी न किसी रूप में रेडॉक्स रिएक्शन होती ही है ना। तो सामान्यतः मोस्ट केसेस में हर कोई अभिक्रिया एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का, मैं लिटरली बता रही हूँ। हमने अब तक की जितनी अभिक्रिया पढ़ी, संयोजन, वियोजन, अपघटन, उपघटन, जो भी पढ़ा हम लोगों ने, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करती है। पर ऑफ कोर्स अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको इतना डिटेल में, क्लास 11th में पूरा चैप्टर है बेटा इसके ऊपर। क्लास 11th में अगर आप विज्ञान लेते हो, विज्ञान का पूरा चैप्टर है जिसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते थोड़ा सा, रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते, बहुत सिंपल रिएक्शन है। उपचयन और अपचयन दो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो जो उपचयन है इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है O2 का योग होना, और इसका मतलब होता है O2 का वियोग होना। एक में योग होता है और एक से O2 का वियोग होता है, ठीक है। एक में O2 जुड़ती है, इसमें O2 का वियोग होता है। वियोग मतलब समझ रहे हो, निकलना। तो जहां पर O2 का योग होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां पर O2 का वियोग होता है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, यानी रिडक्शन कहते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो होती है वो ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन का योग ही नहीं लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का 6-20 को लिखते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है वैसे, अपचयन की बहुत अलग अलग परिभाषा है। एक सबसे प्रचलित या सबसे मान्य परिभाषा होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ कोर्स मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत टिपिकल है वो, अगर वो पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो क्लास 11th के हिसाब से। क्लास 10th में इतना दिमाग मत लगाओ, क्लास 10th में बस ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर निकल दिया। तो O2 का अगर योग होगा तो यहां से कौन बाहर निकलेगी, कौन सी गैस, H2 का वियोग होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और अगर जहां पर O2 का योग होगा तो साथ में हाइड्रोजन वियोग होगा, H2 का योग होगा। बस सिंपल, आपको ये 2 टर्म याद रखनी है, 2 चीजें याद रखनी बेटा। पूरी अभिक्रिया में सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है, और वो है O2 का वियोग, O2 का योग। 2 चीजें याद रखनी है। कब होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सभी लोग देखना, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल सब लोग देखिएगा। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को बहुत गौर से देखना है ना। क्या लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाते हैं कॉपर प्लस H2। सभी लोग ध्यान से देखना क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मैंने कहा 2 अभिक्रिया साथ साथ में होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड के पास कौन है, ऑक्सीजन है। इसके पास कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। इसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जिसके पास में ऑक्सीजन होती है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। और इसी ऑक्सीकारक पदार्थ का अपचयन होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये ट्रिक है याद रखने की, ये ट्रिक है याद रखने की। तो ट्रिक क्या है, आपके पास में जिसके पास ऑक्सीजन है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसी का अपचयन यानी कि रिडक्शन होगा। यहीं से ऑक्सीजन निकलेगी, यहीं से O2 निकलेगी। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड है आपके पास में, यहां से O2 का वियोग हुआ। सभी लोग देखो, O2 का वियोग हुआ है ना, यहां से O2 का वियोग हुआ। परंतु मैंने कहा कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब सभी लोग देखो, यहां पर H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई है, यहां पर O2 का योग हुआ है। तो सुनना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बहुत ध्यान से सुनना। जिसके पास में ऑक्सीजन होती है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। परंतु जो ऑक्सीजन को चोरी कर ले, जो ऑक्सीजन को अपने पास बुला ले, जो ऑक्सीजन का हरण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कि भाई तू तो अवकारक पदार्थ है। तू क्या है, तू तो अवकारक पदार्थ है। तो बोलेगा क्यों भाई, तू क्यों अवकारक पदार्थ है, क्योंकि तूने मेरी ऑक्सीजन चुरा ली है, इसके लिए इसका ऑक्सीकरण यानी कि इसका ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ है। समझ में आई बात सबको। तो जिसका उपचयन होता है यानी जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो ऑक्सीजन चुराते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ ही ऑक्सीजन को चुराते हैं और ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीजन को बोलते तू भाग यहां से, ऐसे करके। समझ में आया सबको। तो ये होती है याद रखने की ट्रिक। ठीक है, अब क्या होता है आपकी बुक में इस अभिक्रिया को अलग अलग भी पढ़ाया गया है। बहुत सारी किताबें हैं, इवन दो मैं भी आपको इस अभिक्रिया को 2 भागों में पढ़ाती हूँ कि देखो ये वही चीज बताई ना मैंने, किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, और मैंने आपको पढ़ा दिया ऑक्सीकारक पदार्थ और उपचायक पदार्थ, मैंने ये पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि मैडम तो अगर मुझसे कहीं पूछ ले कि ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल दो, है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, या हमें उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछ लिया, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल अरे कुछ भी लिख दो कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन मिल गई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिंपल है ना। अरे ऑक्सीजन जुड़ गई, कोई भी रिएक्शन लिख दो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। मान लो
अगर तुमको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, जहां से हाइड्रोजन बाहर निकलना है, तो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं कि जिंक था, जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन करी, जिंक का सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। देखो दोनों एग्जाम्पल हो गए ना, ऑक्सीजन का योग, ये एग्जाम्पल है किसका, O2 का योग और H2 का भी योग, है ना। दोनों एग्जाम्पल पूरे हो गए, एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको, ठीक है। और याद रखना कोई भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। अगर मैंने यहां पर लिखा है कि ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर उपचयन नहीं, बेटा अपचयन नहीं हो रहा है, इसमें अपचयन भी होता है ना। अगर जब क्लास 11th में जाओगे, क्लास 11th में बहुत डिटेल में समझोगे कि इसमें अपचयन भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है बेटा। पूरी अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उछला इधर उधर जाते हैं बेसिकली। ये पूरी रिएक्शन में यही हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आदान प्रदान हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वरना तुम्हारा क्लास 10th का जो मोटो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर घुसाओगे इसमें तो बहुत टफ हो जाएगी चीजें, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ द सिलेबस रख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर देखो जिंक था, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या मिल गया आपको, यहाँ पर ZnSO4 मिला, H2 का वियोग। देखो कितना आसान था, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। ऐसे एक और आपसे अगर मैं बोल दूं कि चलो मुझे अपचयन का एग्जाम्पल बताओ, तो भाई अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड में कार्बन का रिएक्शन करवाना और आपको मिल जाएगा बेटा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दीजिए, आप लोग बैलेंस करके लिख दीजिए, ठीक है, 2 जिंक 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गई आपकी अपचयन अभिक्रिया। क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग करवा दिया। तो देखो चीजें ऐसी है कि बताने के लिए ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अपचयन हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या कर रहा है, SO4 को अपने पास में जोड़ रहा है, तो हाइड्रोजन को निकाल भी तो रहा है, तो दोनों चीजें साथ में होती है, साइमल्टेनियसली होती है। इसीलिए हम हमेशा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ में पढ़ते हैं, हम कभी भी अलग नहीं पढ़ते, है ना। पर ऑफ कोर्स एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद में आता संचारण और विकृति गंधा। संचारण मतलब कि जंग लगना, संचारण मतलब बेटा कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, आपके पास में जंग लग रही है। विकृति गंधा में क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों का बेसिकली उपचयन हो जाता है। दो चीजें होती है, संचारण में आपके पास में जंग लग रही है। जंग क्या होता है, जंग मतलब कि आपके जो भी धातु पदार्थ होते हैं वो वायु, नमी या वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो कारक होते हैं उनसे अभिक्रिया करके कुछ यौगिक बना लेते हैं, जिससे आपका पदार्थ खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए लोहा, तो लोहा जल है ना, और बेटा ऑक्सीजन, इनसे रिएक्शन करता है और जंग का निर्माण करता है। अब जंग क्या है, जंग जो है वो लोहे का एक Fe2O3 बेसिकली यौगिक बनाता है और XH2O विच इज जल के मॉलिक्यूल बेसिकली, तो ये जंग होती है। तो जंग जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लोहे से डिफरेंट होती है। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, लोहा एकदम चमकदार होता है, तो ये डिफरेंस होता है जंग में। जंग से बचाव कैसे कर सकते हो, पेंट लगा लो, ग्रीस लगा लो, है ना, जंग से बचाव भी कर सकते हो आप लोग। जंग से बचाव के लिए आप लोग पेंट यूज कर लो, है ना, ग्रीस लगा दो आपके सामान के ऊपर, ठीक है। आप लोग इसकी मिश्र धातु बना लीजिए, आप लोग पढ़ोगे। देखो मैं इसको डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि संचारण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। संचारण चैप्टर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे संचारण, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है संचारण, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। बात करते खाद्य पदार्थों का उपचयन, तो खाद्य पदार्थों के उपचयन की बात करें बच्चा, तो खाद्य पदार्थों का उपचयन मतलब कि वायु की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ धीरे 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 खराब होते हैं, स्पेशली तेल वाले। तो तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे समोसे का तेल, वो ना देखना तुम लोग, जो मिठाई वाले भैया होते हैं ना जो समोसे तलते हैं, वो एक ही तेल में बार बार तेल तलते रहते जब तक कि तेल का रंग काला और बदबू ना मारना लगे। वो इतना गंदा तेल होता है बच्चा कि वो खराब तेल होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए खराब होता है। तुम देखना समोसे वालों की दुकान पे देख लेना, तुम लोग जलेबी वालों की दुकान पे देखना, वो एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं और वो तब तक यूज करते जब तक पूरा खराब एकदम काला किट नहीं जाता वो,
है ना। तो वो जो ब्लैक कलर है, जो गंदी सी स्मेल है, वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि उस तेल का विकृति गंदा हो रखा हुआ है। विकृति गंदा, गंध खराब हो गई, बदबू मार रहा है वो, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये विकृति गंदा है और इसका जो बचाव होता है, तो बचाव के लिए आप लोग जैसे मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स वगैरह जो होता है ना बेटा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे डब्बे होते हैं ना, जो लोहे के डब्बे होते हैं, उस पे जिंक की या टिन की फिर लेपन कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इतनी सी चीजें, इन सब चीजों को पता है आप लोग समझो, केमिस्ट्री बहुत ऐसी है कि डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, पर हमको पता ही नहीं चल पाता कि ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब जैसा कि मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप लोग विद्युत पढ़ रहे होते हो, आप चुंबक पढ़ते हो, आपको पता है कि विद्युत चुंबक क्या है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? कभी नहीं सोचा। तुम बोलते हो कि कंपनी वाले ब्रांडिंग कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, कंपनी वालों को फर्क नहीं पड़ता। वो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, वो बस नाइट्रोजन गैस भर के चिप्स को खराब होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाब जामुन के डब्बे होते हैं उसके अंदर टिन का लेपन होता है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, टोटल खत्म, वन शॉट इज कंप्लीटेड। अब क्लास होगी अगले सोमवार, याद रखना अगला सोमवार जो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगला सोमवार होगा आपका क्वेश्चंस का वॉर। अगला सोमवार इस क्वेश्चन का वार। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे संतुलित केमिकल रिएक्शंस, साथ में हम लोग पढ़ेंगे बेटा टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने अब तक कभी भी इसके क्वेश्चन नहीं करवा रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी इन नेक्स्ट मंडे वाली क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर गाइस। ध्यान रखिएगा, सुभद्रा मैम को याद करते रहिएगा और क्लासेस रेगुलर अटेंड किया करो। तुम लोग बहुत लापरवाह हो चुके हो, आज के क्लासेस बहुत मिस कर रहे हो, तो ये काम कोई ना करे, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा, खाने पीने पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, नींद अच्छे से पूरी करनी है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बिजी हो चुके हैं, तो ये सब काम नहीं करना है। ओके, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। बाय बाय।